आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस चैप्टर जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इस पूरे चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंड इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। देखो, सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत होती है। फूड से हमें क्या क्या मिलता है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मिनरल्स। अब जो फूड सोर्सेज हैं ये दो टाइप के होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों सोर्सेज से ही फूड मिलता है। और फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? फूड की वजह से ही हमारे शरीर की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है एंड हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीड फॉर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, देखो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फूड की भी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो फूड की डिमांड को फुलफिल करने के लिए फूड रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट करना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा यील्ड हो सके। सेकेंड पॉइंट है, हमारी कंट्री की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट होती है। अगर फूड रिसोर्सेज अच्छे होंगे तो उनकी इनकम भी अच्छी होगी। इसलिए जरूरी है कि जो फूड रिसोर्सेज हैं उनको इंप्रूव किया जाए ताकि फार्मर्स की इनकम भी अच्छी हो। थर्ड पॉइंट है, हंगर की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए भी फूड रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट जरूरी है। नेक्स्ट है, इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। इस डिमांड को देखते हुए हमारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऐसे मेथड अडॉप्ट किए हैं जो कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो ये मेथड्स हैं ये अपने साथ बहुत सारे रेवोल्यूशंस लाए हैं, जैसे गोल्डन रेवोल्यूशन। जो गोल्डन रेवोल्यूशन है ये है पल्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ग्रीन रेवोल्यूशन है फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ब्लू रेवोल्यूशन है फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। व्हाइट रेवोल्यूशन है मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना एंड येलो रेवोल्यूशन है ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। देखो, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने 3 ऐसे मेथड्स निकाले हैं जिससे क्रॉप यील्ड को इंप्रूव किया जा सकता है। फर्स्ट है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, सेकंड है क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, थर्ड है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब इन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। इसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। हमारे पास 2 प्लांट है, प्लांट ए एंड प्लांट बी। प्लांट ए के जो कैरेक्टर्स हैं वो ये है कि ये डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं, सेकंड कि ये फर्टिलाइजर्स फ्रेंडली होते हैं, मतलब फर्टिलाइजर्स को अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। प्लांट बी के जो कैरेक्टर्स हैं वो ये है कि इनकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो काफी अच्छी होती है एंड जो इनकी यील्ड है वो भी हाई होती है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्लांट हो जिसमें ये चारों कैरेक्टर्स हों, तो उसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन करनी पड़ेगी, मतलब क्रॉसिंग करनी पड़ेगी इन 2 प्लांट्स के बीच में, प्लांट ए एंड प्लांट बी के बीच में। जो यहाँ क्रॉस का निशान लगा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। इस निशान का मतलब है, इस मार्क का मतलब है कि इन 2 प्लांट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है। तो जब इन 2 प्लांट्स की क्रॉसिंग करवाई यानी कि हाइब्रिडाइजेशन करवाई तो हमें जो न्यू प्लांट मिला उसमें ये चारों कैरेक्टर्स हैं और उस न्यू प्लांट का नेम है प्लांट सी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। नेक्स्ट है कि जो ये क्रॉसिंग है ये इंटरवेराइटल भी होती है, मतलब क्रॉसिंग 2 वैरायटीज के प्लांट्स के बीच में भी हो सकती है एंड क्रॉसिंग इंटरस्पेसिफिक भी हो सकती है, मतलब जो क्रॉसिंग है वो 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीड फॉर हायर क्रॉप यील्ड, जिसमें फर्स्ट है हायर यील्ड। देखो, क्रॉप को इंप्रूव करने का जो मेन एम है वो यही है कि किसी भी क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज किया जा सके ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ग्रेन की यील्ड को इंक्रीज करना, वेजिटेबल्स एंड फोडर की यील्ड को इंक्रीज करना। बी पॉइंट है इंप्रूव्ड क्वालिटी। देखो, जो क्रॉप प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो क्वालिटी है वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो वीट की बेकिंग क्वालिटी है वो अलग होती है, ठीक है। पल्सेस की प्रोटीन क्वालिटी अलग होती है। ऑयल सीड्स में जो ऑयल की क्वालिटी है वो अलग है, ठीक है। इसी तरह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो प्रिजर्विंग क्वालिटी है वो अलग है। तो ये सभी क्रॉप्स की क्वालिटी अलग अलग है, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है। सी पॉइंट है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। देखो, जो क्रॉप्स हैं उनमें बायोटिक स्ट्रेसेस भी होते हैं, एबायोटिक स्ट्रेसेस भी होते हैं। बायोटिक स्ट्रेसेस मतलब क्रॉप्स में डिजीजेस भी होती हैं, इंसेक्ट्स एंड निमेटोड्स क्रॉप्स पे अटैक्स करते हैं। एबायोटिक स्ट्रेसेस में क्या होता है कि कहीं पे पानी की कमी हो गई है तो वहां पे सूखा पड़ जाता है, मतलब ड्रॉट हो गया। सैलिनिटी मतलब सॉइल में जब सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, किसी एरिया में हीट बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर वहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत लो हो जाता है, तो ये आता है एबायोटिक स्ट्रेसेस में। तो हमें जरूरत है कि इस तरह की वैरायटीज प्रोड्यूस हो, इस तरह की वैरायटीज का प्रोडक्शन हो जो इन बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करती हो। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने वीट की एक वैरायटी बनाई है जिसका नाम है MUW318। ये जो वैरायटी है ये हाई यील्ड वैरायटी है एंड ये सभी प्रकार की
मतलब सभी टाइप की रस्ट को रेजिस्ट करती हैं। अब ये रस्ट क्या होता है, देखो जो फंगस है उसकी वजह से वीट में रस्ट लगती है, ठीक है, बीमारी हो जाती है फंगस की वजह से वीट में। तो जो ये वैरायटी है वीट की, ये रस्ट को रेजिस्ट करती है। डी पॉइंट है चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। क्रॉप यील्ड को इंप्रूव करना है, क्रॉप यील्ड को अगर इंक्रीज करना है तो इस तरह की वैरायटी प्रोड्यूस होनी चाहिए जिनमें सोइंग एंड हार्वेस्टिंग के बीच का जो टाइम है वो बहुत कम हो, ताकि जो फार्मर्स हैं मल्टीपल क्रॉप ग्रो कर सके एक साल के अंदर। अगर किसी भी क्रॉप का जो ड्यूरेशन टाइम है वो शॉर्ट होगा तो उसकी वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो भी कम होगा। ई पॉइंट है फोटो इंसेंसिटिविटी एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी। देखो बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्लांट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, जैसे लाइट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो कोई एरिया ऐसा है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो वहां पे क्रॉप की यील्ड क्या है, कमी रहेगी। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वीट की ऐसी वैरायटी प्रोड्यूस की है जो कि हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकती है और उस वैरायटी का नाम है HYV। एफ पॉइंट है वाइडर अडेप्टेबिलिटी। कोई क्रॉप है वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस को अडेप्ट करती है, ठीक है, किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में वो क्रॉप ग्रो कर जाती है, तो उस केस में क्या होगा, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक वैरायटी है पीजन पी की ICPH8। ये जो वैरायटी है ये हाइब्रिड वैरायटी है पीजन पी की। पीजन पी क्या है, अरहर की दाल, ठीक है। जो इस वैरायटी के करेक्टर्स हैं उनकी वजह से जो इसकी यील्ड है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके करेक्टर्स क्या है, इसके करेक्टर्स ये हैं कि जो इसका मैच्योरेशन का टाइम है वो बहुत शॉर्ट होता है। दूसरा, ये फ्यूजेरियम विल्ट डिजीज एंड स्टर्लिटी मोजाइक डिजीज इन दोनों को रेजिस्ट करती है। थर्ड, कि जो इसकी यील्ड है वो 30 से 40% ज्यादा होती है दूसरी पीजन पी वैरायटी से। नेक्स्ट पॉइंट है डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो जो वैरायटीज डेवलप हो रही हैं उनके अंदर कुछ ऐसे डिजायरेबल कैरेक्टर्स होने चाहिए जो कि क्रॉप की हाई प्रोडक्टिविटी में हेल्प करें, ठीक है। जैसे फॉडर क्रॉप्स के जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो है टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, जबकि सीरियल क्रॉप्स के जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो है ड्वार्फनेस। नेक्स्ट है क्रॉप सीजन्स। देखो जो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं उनको डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। अब देखो जो फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ एंड फ्लावरिंग है ये डिपेंड करती है ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट पे। नेक्स्ट है क्रॉप सीजन्स को 2 क्रॉप में डिवाइड किया गया है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स हैं ये रेनी सीजन में ग्रो करती हैं, मतलब जो इनके सीड्स हैं उनको बोया जाता है जून जुलाई में और इनका हार्वेस्टिंग टाइम है सितंबर से अक्टूबर तक का। खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल है राइस, सोयाबीन, मेज, कॉटन, पीजन पी एटसेट्रा। सेकंड है रबी क्रॉप्स। जो ये क्रॉप्स होती हैं इनको विंटर में ग्रो किया जाता है। इनके सीड्स को बोने का टाइम होता है अक्टूबर से नवंबर का और इनका हार्वेस्टिंग टाइम होता है मार्च से अप्रैल का। इसके एग्जाम्पल हैं वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, लिंसीड एंड पी। देखो अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि क्रॉप वैरायटी को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मतलब एक बार सीड को सॉइल के अंदर डाल दिया, उसके बाद जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो जो जर्मिनेटिंग सीड है उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, उसको वाटर भी चाहिए, ठीक है। तो उसका मैनेजमेंट किस तरह से करना है अब हम वो पढ़ेंगे। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। देखो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट की जरूरत ग्रोथ के लिए होती है। प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स 3 वे से ले सकते हैं, एयर से, वाटर से एंड सॉइल से। एयर से जो प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो है कार्बन एंड ऑक्सीजन। वाटर से जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं प्लांट को वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो सॉइल से प्लांट को 2 तरह के न्यूट्रिएंट मिलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट को ज्यादा अमाउंट में जरूरत है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी प्लांट्स को कम अमाउंट में जरूरत है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल है आयरन, बोरोन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। अब देखो प्लांट्स में अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो अफेक्ट करती हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड ससेप्टिबिलिटी टू डिजीजेस, ठीक है। अगर हमें यील्ड को इंक्रीज करना है तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करने ही पड़ेंगे। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में। हम पढ़ेंगे मैन्योर के बारे में। देखो जो मैन्योर है वो एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है। डिकम्पोजिशन कौन करता है? डिकम्पोजिशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई।
मैन्योर का काम क्या है? मैन्योर हेल्प करता है सॉइल को फर्टाइल बनाने में, ठीक है। अगर मैन्योर को सॉइल में ऐड किया जाता है तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। इसके साथ साथ जो मैन्योर है ये सॉइल की स्ट्रक्चर, सॉइल के टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है, मैन्योर को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, सेकेंड कैटेगरी है ग्रीन मैन्योर। अब देखो, जो लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, वेजिटेबल वेस्ट, स्ट्रॉ, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट है, इन सभी को मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद के बड़ा सा उसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। कुछ दिनों बाद ये सभी चीजें डिकम्पोज हो जाती हैं और इनसे जो बनती है उसे बोलते हैं कंपोस्ट। अब देखो, इन सभी चीजों को अगर हम मिट्टी के गड्ढे में डाल दें और साथ के साथ उसमें अर्थवॉर्म्स भी डाल दें तो अर्थवॉर्म्स इन सभी चीजों को डिकम्पोज कर देता है और अर्थवॉर्म की वजह से जो भी कंपोस्ट बनती है उसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। सेकंड कैटेगरी है ग्रीन मैन्योर। अब ग्रीन मैन्योर कैसे बनता है? देखो, जब फार्मर एग्रीकल्चर फील्ड में सीड्स को बोता है तो उस टाइम पर उस फील्ड में कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्लांट्स लगे होते हैं जो कि किसी भी यूज के नहीं होते हैं। तो जो फार्मर है उन प्लांट्स को उखाड़ के मिट्टी में ही फेंक देता है। अब उन प्लांट्स का भी धीरे धीरे डिकम्पोजिशन हो जाता है जो कि बाद में ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है और इस ग्रीन मैन्योर से भी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। हमने मैन्योर के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। देखो, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस ये हैं कि ये प्लांट्स को नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम सप्लाई करते हैं। सेकेंड एडवांटेजेस का ये है कि फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के बाद जो यील्ड होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के बाद सॉइल में प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी होती है और प्लांट्स हेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, देखो, जब फील्ड में फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं और उस फील्ड में अगर इरिगेशन बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो जो वाटर है फील्ड से जब बाहर निकलेगा तो उसके साथ फर्टिलाइजर्स भी वाटर के साथ बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। सेकेंड डिसएडवांटेज है फर्टिलाइजर की, अगर किसी फील्ड में, किसी एरिया में फर्टिलाइजर्स का कॉन्टिन्यूसली यूज होता है तो उस एरिया के सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हार्म होता है। सेकेंड, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल का वो फिर से रिफिल नहीं होता, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। हमने अभी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, उसमें हमने मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन। देखो, फील्ड्स में जो प्लांट्स हैं उनको इरिगेट करना जरूरी है, प्लांट्स को भी वाटर की जरूरत होती है, तो उनको इरिगेट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो है वेल्स, कैनाल्स, रिवर लिफ्ट सिस्टम्स एंड टैंक्स। फर्स्ट है वेल्स। देखो, 2 टाइप के वेल्स होते हैं, डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। इन दोनों ही वेल्स से पंप्स की हेल्प से वाटर निकाला जाता है जो कि इरिगेशन में यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैनाल्स। देखो, जो कैनाल्स हैं उनमें पानी आता है रिजर्वोयर से एंड रिवर से। अब इस डायग्राम में देखो, ये रिवर है, ठीक है, रिवर से मेन कैनाल कनेक्टेड है। मेन कैनाल फर्दर डिवाइडेड हो जाती है ब्रांच कैनाल्स में। ये जो रेड कलर की लाइन है ये ब्रांच कैनाल है। ब्रांच कैनाल से फिर छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज कैनाल निकलती हैं जो कि सीधा फील्ड्स में जाकर मिलती हैं और इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से फील्ड्स को इरिगेट किया जाता है। तो सेम चीज यहां पर लिखी है जो भी आपको इस डायग्राम की हेल्प से समझाई। नेक्स्ट पॉइंट है टैंक्स। देखो, टैंक्स को उन जगह पे बनाया जाता है जहां पर रिवर्स नहीं होती पास में, ना ही कोई कैनाल होती है, ठीक है। इन टैंक्स में रेन वाटर स्टोर कर लिया जाता है और इनसे सिर्फ छोटे छोटे एरियाज को ही इरिगेट किया जाता है, बड़ी फील्ड को इरिगेट नहीं किया जाता है। इरिगेशन के बाद है क्रॉपिंग पैटर्न्स। देखो, क्रॉप से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए क्रॉप्स को डिफरेंट वेज में ग्रो किया जाता है। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स 3 टाइप के होते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। फर्स्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को एक ही फील्ड में एक साथ ग्रो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हीट एंड ग्राम की जो क्रॉप है वो एक साथ ग्रो की जा सकती है। व्हीट एंड मस्टर्ड की भी जो क्रॉप है एक साथ ग्रो की जा सकती है। इस डायग्राम में देखो, जो ये पर्पल कलर की लाइन्स हैं ये है ग्राम, ठीक है, और जो ये रेड कलर की लाइन्स हैं ये है व्हीट। इसमें जो व्हीट एंड ग्राम के पौधे हैं वो मिक्स है। तो इस तरह से जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है उसे बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को एक ही फील्ड में उगाया जाता है, लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न में। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या था कि जो 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स थी उन्हें मिक्स्ड ही ग्रो किया गया था फील्ड में,
ठीक है, पता नहीं चल रहा था कि कौन सा पौधा कहां पर है। मगर इंटरक्रॉपिंग में एक डेफिनेट पैटर्न में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है सोयाबीन एंड मेज को एक फील्ड में ग्रो किया जा सकता है, फिंगर मिलेट यानी कि बाजरा एंड काउपी यानी कि लोबिया, इनको भी एक फील्ड में ग्रो किया जा सकता है। इस डायग्राम में देखो, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये है सोयाबीन, ठीक है। अब जो ये सोयाबीन है ये देखो एक डेफिनेट पैटर्न में ग्रो की गई है। साथ के साथ जो ये ब्लू कलर की लाइन है ये है मेज, ये फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये मेज है। अब ये देखो इनका एक डेफिनेट पैटर्न है, जबकि मिक्स्ड क्रॉपिंग में ऐसा कोई पैटर्न नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि सेम फील्ड पर पूरे साल में अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, तो इसे ही बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ये डिपेंड करता है क्रॉप की ड्यूरेशन पे, ठीक है, कि क्रॉप कितने टाइम में मैच्योर होती है, उसी के अकॉर्डिंग ही एक फील्ड पर एक साल में 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। देखो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़ लिया, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, मतलब जब फील्ड में प्लांट्स बड़े बड़े हो जाते हैं, जो क्रॉप है वो बड़ी बड़ी हो गई, और क्रॉप के हार्वेस्ट के बाद भी जो ग्रेन्स होते हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, अब हम वो पढ़ेंगे। अब देखो जो फील्ड क्रॉप्स हैं वहां पर बहुत सारी वीड्स भी ग्रो कर जाती है, वहां पर इंसेक्ट पेस्ट भी आ जाते हैं और क्रॉप्स में डिजीज भी लग जाती है बहुत तरह की। अगर इन सभी को कंट्रोल नहीं किया गया सही समय पर तो ये क्रॉप्स को डैमेज कर देती हैं। फर्स्ट है वीड्स। जो वीड्स हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि फील्ड में अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। वीड्स के एग्जाम्पल है ज़ैंथियम, पार्थेनियम, मोथा। अब देखो जो वीड्स हैं उनको फील्ड में से हटाना क्यों जरूरी है। जो वीड्स एंड क्रॉप्स हैं दोनों ही फूड, स्पेस एंड लाइट के लिए compete कर रहे हैं। अगर वीड्स पूरा न्यूट्रिएंट ले लेंगे तो क्या होगा, जो मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से यील्ड भी कम होगी। इसलिए जरूरी है कि जब क्रॉप्स की ग्रोथ हो रही है, यानी कि जब क्रॉप का ग्रोथ पीरियड है, उसकी अर्ली स्टेज पर ही वीड्स को फील्ड से हटा दिया जाए। नेक्स्ट है कि जो इंसेक्ट पेस्ट है ये 3 तरीके से प्लांट्स पर अटैक करते हैं। फर्स्ट है कि ये प्लांट की रूट, स्टेम एंड लीफ को कट कर देते हैं। सेकंड है प्लांट्स की लीफ एंड स्टेम से सेल सेप को सक कर लेते हैं। थर्ड वे है कि जो इंसेक्ट पेस्ट है वो स्टेम एंड फ्रूट्स में बोर कर देता है, मतलब एक छेद सा कर देता है। इन तीनों ही तरीके से जो क्रॉप यील्ड है वो रिड्यूस हो जाती है। अब देखो वीड्स को कंट्रोल करते हैं हर्बिसाइड से, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं इंसेक्टिसाइड से, एंड प्लांट्स में जो डिजीज फंगस की वजह से लगती है उन्हें कंट्रोल करते हैं फंजीसाइड से। अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद मिला ग्रेन्स, ठीक है। अगर ग्रेन्स की स्टोरेज अच्छे से नहीं होगी तो बहुत सारा ग्रेन खराब हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो ग्रेन लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो फैक्टर्स हैं बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं इंसेक्ट, रूडेंट्स, फंजाई, माइट्स एंड बैक्टीरिया। एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, या फिर टेम्परेचर बहुत कम होगा तो जो ग्रेन है वो बहुत जल्दी खराब होगा। सभी फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, इन सभी फैक्टर्स की वजह से जो ग्रेन की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, ठीक है। जो ग्रेन है वो फिर से सही से जर्मिनेट नहीं करता, ग्रेन का वेट लॉस हो जाता है, ठीक है, और जो ग्रेन है उसमें डिस्कलरेशन भी आ जाती है। देखो अगर हम ग्रेन्स को फ्यूचर के लिए स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला है कि ग्रेन को बहुत अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद ग्रेन को सूरज की रोशनी में सुखाना चाहिए। उसके बाद ग्रेन्स को छाया में सुखाना चाहिए। उसके बाद ग्रेन्स में केमिकल्स ऐड कर देने चाहिए। वो केमिकल्स ऐड करने चाहिए जो कि पेस्ट को किल कर देते हैं।